सभी जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र रिपु दमन सिंह है। वर्तमान में मैं जिला 6 अधिकारी नरसिंहपुर के प्रभार पर पदस्थ हूँ। जैसा कि इन वर्तमान कोविड परिस्थितियों में आप देख रहे हैं कि जनता को जागरूक करने के लिए बहुत सारे चिकित्सकों ने बहुत अच्छे प्रेरक और जानकारी वर्धक वीडियो बनाए हैं। उसी क्रम में मैं भी आपके लिए विशेष तौर पे आम जनता के लिए और पेरिफेरल वर्कर्स जो प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, ऐसे हमारे चिकित्सकगण और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आज ये विशेष तौर पे वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें आप कृपया कर एक एक बात को बड़े बारीकी से गौर से ध्यान दे करके इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो बनाने के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं। एक तो वर्तमान कोविड परिस्थितियों को देखते हुए, जब इस समय इस दौर में इतनी ज्यादा मृत्यु दर बढ़ रही है, इस बीच में जनता के बीच में जो डर भ्रांतियां व्याप्त हो गई हैं, उसको दूर करने का हमारा उद्देश्य है। और वर्तमान कोविड परिस्थितियों में मृत्यु दर को कैसे कम किया जा सकता है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे इस वीडियो को बनाने का जो आधार है, वो हम किस आधार पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ऐसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव हैं, जिनको मैं पर्सनली ट्रीट कर रहा हूं, जिन्हें मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप टेलीफोनिक माध्यम से भी, आज की परिस्थितियों को देखते हुए टेलीफोनिक माध्यम से भी ट्रीटमेंट दे रहा हूं। ऐसे मरीजों का क्या आउटकम रहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, किनको साइड इफेक्ट हुआ है और क्या क्या उसके परिणाम निकल करके आए हैं। एक आधार तो यह है। और दूसरा आधार यह है कि कोविड में जिन मरीजों का जिनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में उनका डेथ ऑडिट करने के बाद जो आंकड़े निकल करके आए, जो चीजें निकल करके आई, उनमें कुछ गूढ़ बातें निकल करके आई, जिनको हो सकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में नजरअंदाज कर रहे हों या उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हों जो इन्होंने दोहराई हैं, जो कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो वो गलतियां आम जनता ना दोहराएं, इस उद्देश्य हेतु हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं और यही बातें आज की वीडियो का आधार है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार जो हमने नतीजे निकाले हैं परीक्षण उपरांत की भाई क्या क्या गलतियां हुई हैं। उसमें सबसे प्रथम जो है हेल्थ डिले यानी स्वास्थ्य में देरी। स्वास्थ्य में किन प्रकार की देरी होती है, किस किस प्रकार की लोग देरी कर देते हैं और जिसका कि परिणाम उनको आगे चल करके भुगतना पड़ता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 3 प्रकार की देरी हमारे परीक्षण में निकल करके आई हैं, जिसमें प्रथम प्रकार का डिले है, फर्स्ट हेल्थ डिले है, अप्रेजल डिले। अब अप्रेजल डिले क्या होता है? अप्रेजल डिले ये होता है जहां लोगों को जानकारी के अभाव में यह पहचान नहीं पाते कि कोई समस्या या लक्षण उनमें मौजूद है। जैसे अक्सर आम जन में ये देखा गया है कि वो शाम को होने वाले हल्के फुल्के बुखार या इक्का दुक्का बार उनको खांसी आ गई या कुछ हरारत है, तो इसको वो बीमारी या लक्षण या किसी प्रकार का कुछ बीमारी मानते ही नहीं है और इसको नजरअंदाज करते हैं। ये है अप्रेजल डिले। हालांकि कोविड के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाए, ये अप्रेजल डिले करीब 20% लोगों में पाया गया है। दूसरा डिले है इलनेस डिले। अब इलनेस डिले क्या होता है? इलनेस डिले ये है जहां आपको कोविड के संबंधित ये इस बीमारी से संबंधित लक्षण, अब चूंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन ने इतना अच्छा प्रचार प्रसार किया है कि कोविड के लक्षणों को हर कोई बहुत आसानी से जान पा रहा है, पहचान पा रहा है कि भाई सूखी खांसी आना, बुखार आना और कोविड की जो सेकेंड वेव है इसमें विशेष तौर पर अपना उबकाई आना, दस्त लगना और उल्टियां होना, प्लस इसमें एक और लक्षण देखा गया पूरे शरीर में या सिर में दर्द करना। ये आम लक्षण हैं जो वर्तमान में कोविड के लक्षण के तौर पे देखे जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है इलनेस डिले में? अप्रेजल डिले तो यहाँ पर एक तरीके से नगण्य हो गया, 20% लोग ही अब कहा जा सकता है कि ये कम पाया गया है अप्रेजल डिले। लेकिन अब ये लक्षण, अब जबकि लोगों के बीच में इतना प्रचार प्रसार हो चुका है, लोग इस लक्षण को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? फिर ये इलनेस डिले क्यों हो रहा है? इलनेस डिले मुख्यतः ये है लक्षणों को जान करके भी उसको नजरअंदाज करना, अस्पताल अपने प्राथमिक उपचार के लिए अपनी पास की अस्पताल में ना जाना और
अच्छे से जांच कराना, प्राथमिक जांच कराना, प्राथमिक उपचार लेने में देरी करना, इसे इलनेस डिले कहा जाता है। इसके मुख्यतः कारण जो हमको अभी निकल करके आए जब हमने डेथ ऑडिट किया, सबसे मेन कारण है, सबसे प्राथमिक रीजन है भय। कोविड को लेकर के इतना ज्यादा भय समाज में व्याप्त हो चुका है। कहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर ज्यादातर प्रचार प्रसार में ऐसी चीजें टीवी में लोगों को देखने को मिल रही हैं। जांच सीक्वेंस में ना करा करके अपने ही मनगढ़ंत उपचार लोगों में ज्यादा प्रचारित हो गया है। सिलसिलेवार जो लक्षणों के आधार पर एवं गंभीरता के आधार पर जो शासन ने प्रोटोकॉल बनाए हैं, उन प्रोटोकॉलों को न जानते हुए अपने मन से ही हल्के फुल्के लक्षण आने पर भी कोई सीधा सीटी स्कैन कराने पहुंच रहा है या कोई कुछ चीज कराने पहुंच रहा है, या तो वो ठीक ढंग से इलाज नहीं ले रहा है, या अधिकांशतः जो भय व्याप्त हो गया है, ज्यादातर जो मृत्यु दर बढ़ रही है, उस भय को देखते हुए लोग इस इलनेस डिले को करते हैं। अपने घर में ही पड़ी हुई कोई पुरानी पैरासीटामोल टैबलेट खाकर के उससे आराम मिल जाता है तो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि उन्हें जाकर के पूर्ण जांच करानी चाहिए। अपने कोविड का RAT से या RT-PCR से जांच करानी चाहिए और लक्षणों के लिए फुल कोर्स डॉक्टर से लिखवा करके उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो ये इलनेस डिले भी ये हमको ज्यादा मात्रा में मिली है डेथ ऑडिट करने पर। और अभी भी जो जिन पेशेंट्स को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोनिकली भी बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ, उनमें भी ये देखा गया है कि उन्होंने अक्सर जब 3-4 दिन हो गए, उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब हमने तो हमारे पास एक पुरानी पैरासीटामोल रखी थी तो वो हमने खा ली, उसमें हमको एक दिन आराम मिल गया, उसके बाद हमने कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब दोबारा हम तिवारा देख रहे हैं भाई, 2-3 दिन जब व्यतीत हो गया उसके बाद ये लक्षण अब और ज्यादा निकल करके आ रहे हैं और अब पैरासीटामोल से भी आराम नहीं लग रहा है। तो ये डिले है इलनेस डिले। आइए हम कुछ रोकथाम के लिए, जैसा कि आप जानते हैं SMS जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, इसका प्रचार तो काफी किया जा चुका है। शासन प्रशासन के द्वारा कई प्रचार के माध्यमों से SMS का प्रचार किया गया है। लेकिन आज हम आपको कुछ प्राथमिक उपचार जो आपको लक्षणों के, कोविड से संबंधित लक्षणों के आने पर शीघ्र लेना चाहिए, फिर भले ही आप उसका जांच आराम से करवाते रहें, लेकिन ये उपचार को आपको तत्काल शुरू कर देना चाहिए। आज के इस दौर में थोड़ा सा उस उपचार के बारे में, कुछ काढ़े के प्रयोग के बारे में, कुछ इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। इसमें मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगा आइवरमेक्टिन टैबलेट के नाम पे। आइवरमेक्टिन 12 mg की एक टैबलेट है जो आमतौर पर दुकानों में अवेलेबल है। ये टैबलेट संक्रमण से रोकती नहीं है, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करती है और रोग को गंभीरता में जाने से भी कंट्रोल करती है। आइवरमेक्टिन ICMR द्वारा एक प्रमाणित ड्रग है जिसका भी सेवन इन लक्षणों के मौजूद होने पर लोगों को लेना चाहिए। एवं कोविड से ग्रसित अगर किसी के घर का कोई सदस्य हो जो कोविड पॉजिटिव निकला हो, उस मरीज को भी आइवरमेक्टिन का टैबलेट का सेवन करना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से, और उनके घर के सदस्यों को भी आइवरमेक्टिन टैबलेट का सेवन करना चाहिए। आमतौर पे अलग अलग स्टेट में मैंने भी ये बहुत सारे जर्नल्स पढ़े हैं, अलग अलग मेडिकल अथॉरिटीज की गाइडलाइन पढ़ी हैं, अलग अलग टाइमिंग दी गई हैं। जो मैं अभी अपने पर्सनल प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ, आइवरमेक्टिन 12 mg फर्स्ट डे पहले दिन लेना चाहिए, दूसरे दिन लेना चाहिए और 7वें दिन लेना चाहिए। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है उसको पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लेना चाहिए और फिर 7वें दिन लेना चाहिए। इस प्रकार से 4 टैबलेट। और उनके घर के सदस्यों को जिनके अंदर अभी लक्षण नहीं आया है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा 10 वर्ष से ऊपर के समस्त व्यक्ति को टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और 7वें दिन ये टैबलेट का सेवन करना चाहिए। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के बीच में 6 mg की टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है और 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए ये दवा का निषेध है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये दवा नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े जिसमें नियोनेट को भी दवाई दी गई है,
2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को भी ये दिया जा सकता है, बशर्ते उस बच्चे का वजन 15 किलो से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे बच्चों को भी 3 mg की आइवरमेक्टिन एज अ प्रोफाइलेक्टिक दिया जा सकता है। आइवरमेक्टिन टैबलेट को गर्भवती महिलाओं के द्वारा सेवन नहीं किया जाना चाहिए, और आइवरमेक्टिन टैबलेट को दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं, लैक्टेटिंग वीमेन हैं, उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी गोली जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg विथ लैक्टोबैसिलाइज। ये एक बहुत ही अच्छी गोली है। इसमें एजिथ्रोमाइसिन की जगह ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। कई लोगों का एजिथ्रोमाइसिन खा करके पहली बार में ही नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, दस्त लग जाना, पेट में गर्मी होना, गैस बन जाना, पेट दर्द करना, इस तरीके के लक्षण कई लोगों में निकले हैं। लेकिन अगर प्राथमिक स्टेज पे ही जैसे ही आपको महसूस होता है कि हमारे अंदर ये लक्षण अभी होना शुरू हो रहे हैं, उस दशा में आप कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg विथ लैक्टोबैसिलाई का सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। उसको कंटिन्यू आपको 10 दिन तक लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा टैबलेट है, कम पावर वाला टैबलेट है, इसलिए इसके ज्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं है। दूसरा, आपको जिंक युक्त मल्टीविटामिन का सेवन करना चाहिए। तीसरा, आपको विटामिन सी की टैबलेट का सेवन करना चाहिए। ये 4 कुछ कॉमन रेजिम है जिसको अभी मैंने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अभी ऐसा नोटिफिकेशन एक जारी किया है, जिसमें कोविड के लक्षण वाले वो लोग जिन्होंने अभी जांच करवाई है लेकिन उनको रिपोर्ट आने में टाइम है, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में टाइम है, उन्होंने ये ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में ही शुरू कर दिया है। मैं जिस तरीके से अभी ट्रीट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो कोविड पॉजिटिव जो मरीज हैं, उनके घर के सदस्यों को भी ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए अगर उनको इसमें से एक भी लक्षण आ रहा है। आइवरमेक्टिन तो उन्हें लेना ही चाहिए, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी और जिंक की टैबलेट उन्हें लेना ही चाहिए। लेकिन अगर उनमें भी एक लक्षण आ गया है कोविड का, अगर उनका सर दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, हल्का बुखार आया है, सूखी खांसी चल रही है, या उनको उबकाई या दस्त वगैरह लग रहे हैं, तो उनको ये टैबलेट तत्काल शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद ही फिर वो पहुंचे अपना कोविड की जांच कराने के लिए। इस चीज में वो डिले ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, नियरेस्ट फीवर क्लिनिक में जाकर के संपर्क करें, सबसे पहले ट्रीटमेंट लें, फिर जांच कराएं। इससे ये है कि जिन हम इलनेस डिले की अभी तक बात करते आ रहे हैं, जो इलनेस डिले हुआ है, वो इलनेस डिले उतना नहीं हो पाएगा। जो कोविड रोग है वो अपनी गंभीरता के चरम तक नहीं पहुंच पाएगा। समय से अगर आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो आप गंभीर अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक चीज मैं काढ़े के बारे में बताना चाह रहा हूं। डेथ ऑडिट में ये भी निकल करके आया, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्होंने काढ़े का सेवन नहीं किया था। काढ़े का सेवन अधिकांशतः लोगों ने किया था काढ़े का सेवन। तो काढ़े का सेवन किस तरीके से किया जाना चाहिए, आप कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हो उससे सलाह लेकर ही काढ़े का आप सेवन करें। शुरू से हम एक शब्द सुनते आ रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। काढ़ा पिए, इम्यूनिटी बढ़ाएं। एक आपको मैं बात बताता हूं, जो भी गंभीर अवस्था में कोविड में पहुंच जाते हैं उनको हम इम्यूनिटी कंट्रोल करने का इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन है, इम्यूनिटी कंट्रोल करने का इंजेक्शन है, क्योंकि इस रोग में हाइपर इम्यूनिटी के कारण ही, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, उस अवस्था के कारण ही लोगों की मृत्यु होती है। और डेक्सामेथासोन एक ऐसा इंजेक्शन है जो उस इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ मैं इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाना इसका पंच लाइन नहीं है, इस रोग का पंच लाइन है इम्यूनिटी को कंट्रोल्ड रूप में रखना, उसको नियंत्रित रखना। आपको इम्यूनिटी को बिना सोचे समझे नहीं बढ़ाना है, उसको कंट्रोल में रखना है। कई लोग देखने में ये आया है जिनको पता चला कि भाई काढ़ा पीना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए। काढ़े का ऐसा प्रचार हुआ कि लोगों ने 1 कप पानी में ही काली मिर्च भी डाल दी, लौंग भी डाल दी, इलायची भी डाल दी और हल्दी भी डाल दी है और उसमें गिलोय भी डाल दी है, और फिर उबाल के उसको उबालते तक, यानी बहुत कम पानी बचे इस हद तक उसको गाढ़ा किया। ऐसे मरीज अभी देखने में आए जिन्होंने बिना सोचे समझे अपने घर पे ही काढ़ा बनाया, बिना सोचे समझे उसका सेवन किया।
ऐसे बहुत से मरीज मेरे पास आए जिनके गले में छाले हो गए, जिनको डिहाइड्रेशन हो गया, जिसका उन्हें ज्ञात तक नहीं हुआ कि वे डिहाइड्रेशन में उतर गए, उनके पेट में गैस बनी, उन्हें कब्ज भी हुई। ये मरीज इस प्रकार से आए, ऐसे लोगों को भी कोविड आगे चल करके हुआ है। ऐसे नहीं है कि सबको हुआ है, किसी किसी को हुआ, लेकिन जिन्होंने इसको रैशनल यूज नहीं किया, यानी नियंत्रित मात्रा में काढ़े का सेवन नहीं किया, अनियंत्रित भय के कारण अनियंत्रित भाव से काढ़े का सेवन किया है, उन्होंने भी अपने आप को नुकसान ही पहुंचाया है। काढ़ा बहुत सोच समझ करके आयुष चिकित्सक से परामर्श के उपरांत ही लेना चाहिए। काढ़े का अगर आप सेवन करना है तो पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, और काढ़ा बहुत सारी सामग्री को बिना सोचे समझे उबाल करके ना बनाएं। कुछ 1 से 2 सामग्री का आप काढ़ा बनाएं और ज्यादा मात्रा के पानी में उसका उपयोग करें। मैं आयुर्वेद का उतना ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन जानता हूं कि क्वाथ वगैरह जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल उबाल करके पानी थोड़ा सा बचे और फिर उस काढ़े का सेवन किया जाए, ऐसा कोविड में बिल्कुल ना करें। ये मेरी विशेष विनती है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक सामग्रियों का उपयोग बिना आयुष चिकित्सक की सलाह के मत करें। ये भी एक प्रमुख कारण जानने में आया है। जिन्होंने बिना सोचे समझे इस तरीके का काढ़ा बना करके सेवन किया है, उन्हें फायदे की जगह हानि हुई है। तो काढ़े का बहुत ही रैशनलाइज तरीके से उपयोग करें, परामर्श के बाद ही उपयोग करें और नियंत्रित मात्रा में उपयोग करें और पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, डिस्कस करना था, जो बहुत ही जरूरी था। एक तो इलनेस डिले वाला जो मैंने आपके साथ चर्चा करी, कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग प्राथमिक उपचार को लेकर के कुछ चर्चा करी, और काढ़े को लेकर के कुछ चर्चा करी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इनका अगर सही समय पर सही मात्रा में उपयोग कर लिया जाए तो कोविड की गंभीरता में मरीज नहीं जाएगा। कोविड होने के बाद भी आराम से वो उस डिसीज को हरा सकता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसको आप इस वीडियो में दिए गए निर्देशों को आप बहुत अच्छे से पालन करें, और इनका अच्छे से इन निर्देशों का पालन करके आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको इन जानकारियों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत।